ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज कैसे बनता है? फ्रक्टोज को भी हम लोग सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के बना सकते हैं, है ना। हम लोग शुगर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी मिलता है ना। जैसे हमारे पास शुगर है C12H22O11, है ना, और इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, है ना? तो हमें ग्लूकोज के साथ क्या मिलता है? फ्रक्टोज भी मिल जाता है, C6H12O6। जैसे ये ग्लूकोज है तो सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है ना। अब ये जो फ्रक्टोज होता है, तो जैसे ये मान लेते हैं ग्लूकोज मिला तो इक्वल अमाउंट में जितना हमें ग्लूकोज मिलता है उतना ही हमें फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज हमारा कीटोज होता है या कीटोहेक्सोज होता है ना, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, 6 कार्बन है तो ये हेक्सोज हो गया, ठीक है। ये हमारा फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो फ्रक्टोज का ऐसा होता है CH2OH। अब इसमें क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O, ठीक। उसके बाद H OH OH, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक। तो ये होता है हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब इसका अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं फ्रक्टोज का, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इसमें माइनस चार्ज आता है, इसमें प्लस चार्ज आता है। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, प्लस माइनस हाइड्रोजन जाएगा, O के साथ OH बना लेगा, और ऑक्सीजन जो है तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये कैसे बन जाएगा। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन में इधर आप इसको जोड़ दीजिएगा CH2OH, इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन से OH, यहाँ से OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, और ये कार्बन जाएगा इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन को आप सीधा ऑक्सीजन से इधर जोड़ दीजिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये जाके जुड़ जाएगा। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ऐसे चीज रहेगा H OH OH H, और यहाँ पे, यहाँ से तो हमको जोड़ना है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा, इसको ऐसे जोड़ देंगे और इधर हो जाएगा H, ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन से जुड़ गया, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर OH हमारा राइट साइड में है तो अल्फा अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो हमारा बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा कौन सा बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अब देखिए फ्रक्टोज में हम लोग डी प्लस नहीं लिखते हैं, अल्फा डी माइनस लिखते हैं। डी का मतलब है कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन वाला है ना। अब माइनस माइनस क्यों आया है? क्योंकि नेचुरली जो फ्रक्टोज होता है वो लिवो रोटेटरी होता है ना। फ्रक्टोज यहाँ पे जो नेचुरली फ्रक्टोज होता है ना, वो होता है हम लोग का लिवो रोटेटरी। तो इसको याद रखिएगा कि जो फ्रक्टोज होता है वो नेचुरली ये लिवो रोटेटरी होता है। क्योंकि नेचुरली रिवो रोटेटरी होता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का यूज करते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, डेस्टो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है इसीलिए हम लोग डी डी मतलब कि जो नीचे वाला कार्बन होता है, लोएस्ट कार्बन होता है ना, वो लेफ्ट साइड से इसमें OH रहता है, तो डी वाला तो सही है, लेकिन ये माइनस साइन इसको लुगो रोटेटरी नेचर को शो कराता है। ठीक है, देखते हैं एक केस हो गया। सेकंड केस, अगर यही OH हमारा लेफ्ट साइड जुड़ जाए, है ना, ये हमारा इधर जोड़ी तो बीटा बन जाएगा, है ना। C1 कार्बन में OH अगर इधर चला जाएगा तो बीटा बन जाएगा। क्लियर है? तो
अब इसका हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर, पहले मैं आपको अल्फा का साइक्लिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो देखिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दीजिए। फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरॉन के जैसा होता है ना, इसीलिए हम लोग इसके नाम में फ्यूरॉन भी यूज करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है फ्यूरॉन का। सिमिलरली वैसे ही फ्रक्टोज भी 5 मेंबर्ड रिंग होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं इसमें भी, तो ये भी 5 कार्बन का है और ये फ्यूरॉन भी 5 कार्बन का है, इसीलिए हम लोग, ये क्या है हमारा फ्यूरॉन। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्यूरॉन के जैसा होता है इसलिए हम लोग इसके भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के नेम में फ्यूरॉन वर्ड यूज करते हैं। चलिए, तो क्योंकि इसके स्ट्रक्चर फ्यूरॉन के जैसा 5 मेंबर्ड रिंग है, देखिए फ्यूरॉन भी 5 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो दोनों में 5 मेंबर्ड रिंग होने के कारण स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए हम लोग इसके नाम में फ्यूरॉन वर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, अगर इसका हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए इसके फ्यूरॉन के जैसे, तो देखिए कैसे बनेगा, तो सेम ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए ठीक, अब इसके पहले नंबर के कार्बन में OH है, तो OH राइट साइड वाले को नीचे, जैसे ये पहला वाला कार्बन है ना, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐसे लिटा दीजिए, है ना, या इसको आप ऐसे बनाइए, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। ठीक, ठीक, ऐसे बन गए। थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि हम लोग सभी कंपाउंड को शो कर सकें। पहले नंबर के कार्बन में देखिए हमारा पहले नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन है, तीसरे नंबर का कार्बन है, चौथा और पांचवें नंबर। पहले नंबर के कार्बन में OH है, OH को नीचे साइड बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे OH आ जाएगा नीचे साइड, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, CH2OH। ठीक, ये पहले नंबर का कार्बन हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर के कार्बन में देखिए H नीचे है, OH ऊपर है, यहाँ पे H नीचे बनाइएगा, OH ऊपर जाएगा। तीसरे नंबर के कार्बन में OH नीचे है, H ऊपर है। ठीक, चौथे नंबर के कार्बन में देखिए, चौथे नंबर के कार्बन में CH2, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे CH2 को ऊपर बनाइएगा, ठीक, CH2, और ये H नीचे बन जाएगा, है ना, यहाँ पे बनाइए, H नीचे बन जाएगा, ठीक, CH2OH, है ना, ये चौथे नंबर का कार्बन देखिए, CH2OH, कार्बन से होते हुए, कार्बन से होते हुए ऑक्सीजन के थ्रू, CH2OH कार्बन से होते हुए ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है H से। ठीक है, यानी CH2OH में कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूरॉन से बना है तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोफ्यूरानोज, है ना, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक, क्या हो जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि फ्यूरॉन से, तो इसको ऐड कर दीजिएगा फ्यूरानोज, ये फ्यूरानोज हो जाएगा। वैसे ही आप बीटा का बना दीजिएगा तो इसका सेम बीटा भी सेम बनेगा। बस क्या करना है, हमने पहले नंबर के कार्बन में क्योंकि OH राइट साइड में है तो OH ऊपर बना देंगे, CH2OH को नीचे बना देंगे, तो यहाँ पे चाहे तो आप बीटा का बना दीजिए। यहाँ पे जस्ट OH के पोजीशन को हम लोग चेंज कर देंगे पहले नंबर के कार्बन में, ये बाकी सब एज इट इज रखिए, OH H H OH H CH2। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ऐसे करके आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। क्लियर है, अल्फा और बीटा।
इसमें माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये लिबो रोटेटरी होता है। क्लियर है। मोनोसेकेराइड्स के बाद हम लोग बात करते हैं डाइसेकेराइड्स का, है ना। तो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, है ना। मोनोसेकेराइड्स हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइसेकेराइड्स, है ना। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स वो होते हैं जो मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग डाइसेकेराइड्स कहते हैं। और अगर हम लोग डाइसेकेराइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब एसिडिक वाटर में इनको हाइड्रोलाइज करें या एंजाइम के साथ इनको रिएक्शन कराएं, तो ये क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स बनाते हैं, है ना। अब डाइसेकेराइड्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शुगर है ना, शुगर है, माल्टोज है ना, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं। अब डाइसेकेराइड्स का हम लोग क्या कराते हैं, जब हम लोग डाइसेकेराइड्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं या एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं या एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। तो डाइसेकेराइड्स से तो दो मोनोसेकेराइड्स से बनाएंगे। क्लियर है। जैसे देखिए, अब इसमें याद रखिएगा, फॉर्म्स टू मोनोसेकेराइड्स, क्या करते हैं, दो मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, टू यूनिट मोनोसेकेराइड्स फॉर्म करते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपके पास शुगर है ना, शुगर का हम लोग अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+H2O में, तो याद रखिएगा ये क्या बनाता है, ये एक बनाता है अल्फा और बीटा, एक बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है, और एक बनाता है बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है और बीटा डी फ्रक्टोज बनाता है। तो ये हो गया हम लोग का शुगर की बात करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग माल्टोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं, तो माल्टोज जब ब्रेक होता है अपने मोनोसेकेराइड्स में, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और सेम फिर से अल्फा डी ग्लूकोज ही बनाता है। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, लैक्टोज, तो देखिए लैक्टोज क्या करता है, अगर हम लोग लैक्टोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक वाटर के साथ इसका भी रिएक्शन कराते हैं, इसको भी एसिडिक वाटर में डालते हैं, तो लैक्टोज क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है एक अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज बनाता है, और एक बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये हमारे डाइसेकेराइड्स हो गए, जैसे शुगर है, माल्टोज है, लैक्टोज है ना। तो ये अलग अलग क्या बनाते हैं, मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जब हम लोग डाइसेकेराइड्स का डाई, जैसे ये मोनोसेकेराइड्स है ना, अगर हम इन मोनोसेकेराइड्स को आपस में रिएक्शन कराएं या इनको कंबाइन करते हैं, तो जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को हटाते हैं और आपस में ऑक्सीजन के थ्रू एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन टू मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर, और है ना, और joined together by the loss of water molecule, they form a linkage that is called monocydic linkage। ठीक है। तो जैसे इसी में देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना, अच्छा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये बीटा है ना, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ना, बाकी सबसे। तो देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, तो इसमें लिख लीजिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, देखिए when two monosaccharides, when two monosaccharides
monosaccharides joined together by oxide linkage, joined together by oxide linkage, है ना, oxide linkage formed by the loss of water, formed by the loss of water molecule, है ना, formed by the water molecules, है ना, such linkage between two monosaccharides units through oxygen atom is called, है ना, such linkage between them through oxygen is called ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो याद रखिएगा जब दो मोनोसेकेराइड आपस में ज्वाइन होते हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, और ऑक्सीजन के थ्रू जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो इसके लिए आप एक नंबर याद रखिएगा, जैसे शुगर के लिए आपको 12, माल्टोज के लिए 14 और लैक्टोज के लिए 14, 12, 14, 14 नंबर आपको याद रखना है। तो शुगर में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में मिलते हैं या बॉन्ड बनाते हैं। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज का पहला और अल्फा डी ग्लूकोज का ही चौथा कार्बन आपस में क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। और लैक्टोज के केस में भी सेम होता है, बीटा डी ग्लाइकोज का पहला और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा। तो ये ऑर्डर होता है शुगर, माल्टोज और लैक्टोज के लिए। तो ये कार्बन आपस में क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मैंने फ्रक्टोज के लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया है। तो फ्रक्टोज का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है, एक हम लोग का होता है अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का पहले नंबर का कार्बन, ठीक, ये अल्फा डी ग्लूकोज का ये पहले नंबर का कार्बन है यहाँ पे, और ये है हम लोग का बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज का हम लोग को दूसरे नंबर का कार्बन लेना है। तो जैसे देखिए नॉर्मली बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, इसमें देखिए पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें जो OH है ये ऊपर की साइड होता है, ठीक है। अब इस दूसरे नंबर को कार्बन को हम लोग पलट के और ग्लूकोज के पहले नंबर के कार्बन के साथ रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप बीटा डी फ्रक्टोज को पलट के, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे पलट दिए, तो देखिए पहले नंबर का कार्बन था, दूसरे नंबर का कार्बन है, इसको आप ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलट दीजिए, है ना। तो ये OH यहाँ पे था हमारा, OH था, ठीक। तो इसका OH और इसका OH, इसमें भी OH था, ठीक है। तो इसका OH और इसका H वाटर बना के यहाँ से बाहर हो जाएंगे, बचेगा O, तो O के थ्रू ये वाला ग्लूकोज इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ से वाटर को बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो ये कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज के पहले नंबर के कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के दूसरे नंबर के कार्बन, बीटा डी ग्लूकोज के दूसरे नंबर के कार्बन। तो इसमें याद रखिएगा नॉर्मल बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जिसमें पहले नंबर का कार्बन दूसरे नंबर का कार्बन यहाँ पे होता है, इसको हमने पलट दिया तो ये इधर आ गया, तो बीटा डी के दूसरे नंबर का कार्बन ये हो गया। अब इसका इसके साथ हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें इसका OH इसका OH से वाटर निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, जिससे ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फ्रक्टोज को बना सकते हैं। क्लियर है? सो स्टार्टिंग में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स पढ़े थे, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, है ना, जिसमें हमने देखा था कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं या उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, वो सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो उनको रिड्यूस नहीं करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते।
तो हमें पता है कि टॉलेंस रिएजेंट और फेहरिंग सॉल्यूशन को केवल एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला एल्डिहाइड ही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। बट फ्रक्टोज जो है, तो फ्रक्टोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो फ्रक्टोज होता है वो भी रिड्यूसिंग ही होता है। तो फ्रक्टोज रिड्यूसिंग क्यों होता है, तो इसमें एक चीज याद लिख लीजिए कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग ड्यू टू द enolization of carbonyl group enolization of carbonyl group which convert it into aldehyde, जो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, या विच कन्वर्ट इट इनटू सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको आप ठीक से समझिएगा। जैसे देखिए आपके पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक, इसके बाद 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग का होता है CH2OH। ये हमारा फ्रक्टोज हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो बना लीजिए ठीक से, CH2OH, तो इसको बना लीजिए CH2OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लोग ऐसे लगा देते हैं और ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इसको आप ऐसे बना लीजिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे हम लोग का फ्रक्टोज है तो इसका इनोलाइजेशन होता है, कार्बोनाइल ग्रुप का इनोलाइजेशन होगा। इनोलाइजेशन कैसे, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है जो कि अनस्टेबल होता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आएगा तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ये कार्बन किससे मांगेगा, इससे मांगेगा, है ना। इसको भी बनाना है तो बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये प्लस फॉर्म में आ जाएगा और ये आके शिफ्ट हो जाएगा OH के पास। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ठीक है, तो इसके पास आ जाएगा, या ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये आप इसको ऐसे बना लीजिए, इनोलाइजेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा H, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH, ये बाकी सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पे H OH OH CH2OH, ठीक है, इसको आप ऐसे करके बना लीजिए। ये ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से क्या होगा, अब ये जो कार्बन है, ठीक, यहाँ से फिर से क्या होगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर से क्या होगा, ये प्लस फॉर्म में यहाँ से जाएगा, ये माइनस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ये बन जाएगा C, आइए यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड इसके पास, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा H और ये आ जाएगा इसके पास, यानी कि हो जाएगा COH, ठीक, H को हम इसके पास दे देंगे, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज बना लीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये है CH2OH। तो ये पूरे रिएक्शन में देखिए यहाँ पे जो कीटोन था वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हुआ है इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन मतलब जो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन हुआ, तो ये जो हुआ क्योंकि ये फ्रक्टोज अपने आप को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है, इसी कारण ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो फ्रक्टोज एक ऐसा मोनोसेकेराइड्स है, ग्लूकोज तो होता ही है, उसके साथ साथ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो कि कीटोज होता है ना, कीटोन ग्रुप होने के बाद भी ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, जबकि इसके में एल्डिहाइड नहीं होता, बट ये अपने कार्बोनाइल ग्रुप का एनोलाइजेशन कर लेता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया मतलब ये फिर से क्या कर सकता है, रिड्यूसिंग कर सकता है ना, टॉलेंस रिएजेंट और फेहरिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर लेता है, इसी कारण ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है ना। बट इसमें याद रखिएगा
कि इसमें कौन सा वाला कार्बन रिड्यूस करेगा, पहला दूसरा, इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे नंबर का कार्बन रिड्यूसिंग करने के लिए, जबकि ग्लूकोज में पहले नंबर का कार्बन होता है जो रिड्यूसिंग करता है। क्लियर है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कीटोज जो है ये भी हम लोग का रिड्यूसिंग शुगर होता है, ग्लूकोज ऑलरेडी रिड्यूसिंग शुगर होता ही है ना। ग्लूकोज में हम लोग क्या देखते हैं, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड है वो पहली नंबर के कार्बन में है ना, पहले नंबर के कार्बन में होता है 1 2 3 4। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें पहले नंबर का कार्बन रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड पहले नंबर के कार्बन में। सुक्रोज में दूसरे नंबर का कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यही दूसरे नंबर का कार्बन फर्दर एनालाइज करके एल्डिहाइड बनता है। तो क्योंकि इसका पहले नंबर का कार्बन और इसके दूसरे नंबर का कार्बन, अब यही दोनों कार्बन जो है तो सुक्रोज में क्या करते हैं, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि सुक्रोज में ग्लूकोज का पहले नंबर का कार्बन और सुक्रोज का दूसरे नंबर का कार्बन, सॉरी फ्रक्टोज का दूसरे नंबर का कार्बन, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, जॉइन टुगेदर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं और आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। तो क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के दोनों कार्बन, पहला और दूसरे नंबर का कार्बन बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्ड बनाने में एंगेज रहते हैं, इसीलिए ये फ्री नहीं होते हैं या इनके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप अब प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, सुक्रोज। सुक्रोज हमारा बन जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंस, है ना, सिंस बोथ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कौन सा C1 अल्फा कार्बन एंड फ्रक्टोज का C2 बीटा कार्बन, ठीक है, C2 आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दियर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। तो यहां पे आप लिख लीजिए, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर सिंस, अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा क्योंकि इसका जो ग्लूकोज है, सिंस इट्स ग्लूकोज का, सिंस इट्स बोथ ग्लूकोज ग्लूकोज का क्या C1 कार्बन, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज का, एंड फ्रक्टोज का C2 कार्बन बीटा का, है ना, आर engaged in बॉन्डिंग में एंगेज होते हैं, सिंस देयर इज नो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट एंड देयर इज नो एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट, अब वहां पे कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप बचता नहीं है और इसीलिए ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज तो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, बट ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। तो ऑन हाइड्रोलिसिस जो इसका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, it gives on hydrolysis it gives alpha D glucose। अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये कितने डिग्री में घुमाता है, ये लगभग 52.5 डिग्री में क्या करता है, रोटेट कर देता है पीपीएन लाइट को। जबकि जो बीटा
अल्फा डी। जो बीटा डी फ्रक्टोज होता है, बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ये होता है लीवो, लीवो रोटेटरी, और ये कितने डिग्री पे उसको घुमा देता है, -92.9 डिग्री में रोटेट कर देता है। तो इस दोनों का रोटेशन हम लोग देखें हाइड्रोलिसिस करने के बाद, अल्फा डी का जो रोटेशन है डेक्स्ट्रो 52 है, और बीटा डी का फ्रक्टोज का जो लीवो का रोटेशन है वो -92 है। तो लीवो का रोटेशन बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल इन दोनों का रोटेशन जो है तो क्या होता है, लीवो का होता है। तो इसीलिए इसका जो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस के बाद जो ओवरऑल रोटेशन होगा वो क्या होगा, लीवो का होगा। तो ये क्या बन जाता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद, लीवो रोटेटरी बन जाता है, लीवो रोटेटरी। तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो रोटेटरी बन जाता है, इसीलिए हम लोग सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर। इसको याद रखिए। तो सुक्रोज नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये लिवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी कारण हम लोग इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे माल्टोज और लैक्टेज जो डाइसैकेराइड्स है ना, उनका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया है। जैसे हमको पता है कि माल्टोज के लिए 14 नंबर याद रखिएगा, लैक्टोज के लिए भी 14 नंबर, शुगर में क्या होता है 12। माल्टोज में पहला कार्बन इसका अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, और अल्फा डी ग्लूकोज का ही 4th नंबर का कार्बन, ये दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, इसका ये पहले नंबर का कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। नॉर्मल जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर का कार्बन है इसका OH, और इसके चौथे नंबर का कार्बन का OH, है ना। वाटर बना के बाहर चला जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा जिससे ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का माल्टोज का, इसमें दोनों ग्लूकोज ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए लैक्टोज है। लैक्टोज क्या किससे बनता है, गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ। तो एक तो नॉर्मल ग्लूकोज है, और इसमें गैलेक्टोज का पहले नंबर का कार्बन, ये गैलेक्टोज का ये पहले नंबर का कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, है ना, ये पहले नंबर का कार्बन है। और ये बीटा डी ग्लूकोज, इसका ये अगेन 4th नंबर का कार्बन है ना। तो इसमें भी क्या होगा, बीटा है तो इसमें OH ऊपर की ओर है, ये देखो अल्फा यहाँ पे दोनों में चेंज है ना पोजिशन में, पहले नंबर के कार्बन में। तो देखिए ये चौथे नंबर का कार्बन है, चौथे नंबर का कार्बन गैलेक्टोज के पहले नंबर के कार्बन से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देगा। ठीक है, अब जो गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज के यहाँ पे मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के जैसा ही होता है। यहाँ पे OH और H का ओरिएंटेशन अलग अलग है ना। यहाँ पे कैसा है, HOH है, फिर OHH है, OHH है, HOH है। मतलब देखिए बीच में दो सेम है, OHH और शुरू और लास्ट का सेम है, HOH HOH। ठीक है, ये हम लोग का गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक से समझ लीजिए, बीटा और अल्फा में कंफ्यूज नहीं होइए। अल्फा जो होता है तो पहले नंबर के कार्बन में OH का पोजीशनिंग नीचे है तो अल्फा, पहले नंबर के कार्बन में OH का पोजीशनिंग ऊपर है तो उसको क्या बोल देते हैं, बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया माल्टोज और लैक्टोज। क्लियर है, इसको देख लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, है ना। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, अभी इस सबसे पहले हमने मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट हमने डाइसेकेराइड्स को डिस्कस किया, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स देखिए, अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं, है ना। पॉलीसेकेराइड्स कंटेन, ये क्या कंटेन करते हैं, कंटेन large number of monosaccharides unit, monosaccharides units joined together, है ना, joined together by ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
ये मोनोसैकेराइड्स के लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंटेन करते हैं, है ना, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स मेनली क्या होते हैं, ये मेनली हमारे फूड स्टोरेज होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स के, है ना, दे आर मेनली फूड स्टोरेज ऑफ प्लांट्स होते हैं, फूड स्टोरेज ऑफ प्लांट्स, और स्ट्रक्चर्ड मटेरियल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल होते हैं। और क्या होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स का इंपॉर्टेंट डाइट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट डाइटरी ऑफ ह्यूमन बींग्स के इंपॉर्टेंट डाइट होते हैं, ठीक। और ये कहाँ मिलते हैं, है ना, ये हमें प्लांट के रूट्स में, सीरियल्स में और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, फाउंड इन रूट्स, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, इन सब जगह में मिलते हैं। और ये एक्चुअल में होते क्या है, ये एक्चुअल में अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, है ना, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ, अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पॉलीसैकेराइड्स है ना, कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, है ना, जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना, जो मेनली फूड स्टोरेज होते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर्ड मटेरियल के, है ना। अब इसमें हम लोग मेन पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टार्च का, स्टार्च की बात करते हैं। अब देखो स्टार्च भी हमारा मेनली फूड स्टोरेज होता है ना, ये क्या होता है, और ह्यूमन बीइंग का इंपॉर्टेंट डाइट भी होता है, ठीक है। अब स्टार्च हमारे कहाँ मिलते हैं, रूट, सीरियल्स और वेजिटेबल्स में, है ना। स्टार्च की बात करें, पॉलीसैकेराइड्स है, ये भी यहीं मिलता है। और क्या होता है स्टार्च में, स्टार्च हमारे अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज के हमारे पॉलीमर्स होते हैं। और ये मेनली दो कंपाउंड कंटेन करते हैं, है ना, दे कंटेन मेनली टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं देखिए, तो स्टार्च हमारा क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है ना। अब ये मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है ना, इट हैज टू कंपोनेंट्स। स्टार्च में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट, इट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका होता है अमाइलोज, और एक होता है इसका हमारा अमाइलोपेक्टिन, है ना, एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक। तो ये मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। अब दोनों का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्च के दो कंपोनेंट अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, अमाइलोज जो होता है वो 20% ऑफ स्टार्च होता है, और बाकी का जो 80% होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है स्टार्च में, ठीक है। अमाइलोज क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होता है, और क्या होता है, लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का एक लीनियर चेन होता है, क्लियर है, पॉलीमर होता है। तो इसमें इसका हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज का एक लीनियर चेन बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज का पहला और चौथे नंबर का कार्बन जो है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, ठीक है। ये देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया है, ठीक है। ऐसे इसकी लॉन्ग चेन रहती है। उसके बाद अगर हम लोग अमाइलोपेक्टिन की बात करें, तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 80% ऑफ स्टार्च होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये लीनियर एंड ब्रांच चेन ऑफ पॉलीमर होता है। लीनियर भी होता है, मतलब 1 और 4 नंबर का अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा रहेगा। उसके अलावा ब्रांच चेन भी होता है, मतलब अल्फा ग्लूकोज के पहले नंबर का कार्बन दूसरे ग्लूकोज के 6वें नंबर के कार्बन से एक ब्रांच भी बना रहा है, क्लियर है। जैसे ये देखिए, ये एक स्ट्रेट चेन है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये भी एक स्ट्रेट चेन है अल्फा ग्लूकोज का, क्लियर है। अब ये दोनों जो चेन है वो आपस में जुड़ा हुआ है, पहले नंबर के कार्बन, एक चेन के पहले नंबर के कार्बन और दूसरे चेन के 6वें नंबर के कार्बन से, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ब्रांच भी बनाते हैं। तो ये लीनियर के साथ साथ ब्रांच चेन भी होता है अल्फा डी ग्लूकोज का,
ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? वाटर इनसॉल्युबल होता है, 80% ऑफ स्टार्च होता है, तो ये 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। तो ये किसके जैसा है? ये आपका माल्टोज के जैसा ही। माल्टोज में भी क्या होता था, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का पहले और चौथे नंबर के कार्बन से जुड़े होते थे और क्या बनाते थे, है ना, अल्फा डी एक का पहले नंबर का कार्बन, दूसरे का चौथे नंबर का कार्बन, आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते थे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते थे, हटा देते थे। वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज है, अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे नंबर के कार्बन की एक सीरीज है। डिफरेंस ये क्या है, अमाइलोज में नॉर्मल सीरीज होगी, पॉलीमर होगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, सीरीज के साथ साथ ब्रांच भी होगा। तो एक तो 1 और 4 का सीरीज बना देंगे पहले और चौथे नंबर के कार्बन को जोड़ के, उसके अलावा 2 सीरीज को आपस में जोड़ देंगे पहले कार्बन और छठवें नंबर के कार्बन से। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, अमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट हमारे स्टार्च के हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये एज इट इज माल्टोज के जैसा ही है ना, 1,4 कार्बन का एकदम माल्टोज का ही स्ट्रक्चर होता है ना। अमाइलोज तो माल्टोज का ही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स हो जाएंगे सीरीज में। क्लियर है? जबकि माल्टोज में 2 ही यूनिट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ अमाइलोपेक्टिन में भी सेम है, माल्टोज का सीरीज है, 2 सीरीज को हम लोग क्या कर दिए हैं, बस लिंकेज से जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिंकेज है, यहाँ पे भी लिंकेज, इसको हम लोग अल्फा लिंक भी बोलते हैं, है ना, अल्फा लिंक जहाँ पे जुड़ता है। वैसे ही यहाँ भी जहाँ पे जुड़ेंगे सीरीज, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा लिंक। क्लियर है? तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को। क्लियर है?